हेलो एवरीवन, आज के ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th जैकपॉट के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, इसलिए मैंने आपके लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स को सिर्फ MCQs के थ्रू रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। इस रिवीजन सीरीज़ में मैं जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आप उन सब क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आज हमारा कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ का पहला दिन है, तो इसमें हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को MCQs के थ्रू रिवाइज करेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं वो खुद से क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉप 20 MCQs। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्वेश्चन है पहला। ऑप्शंस देखिए और वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसका आंसर देखने के बाद। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडिया के इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था मोटिव उनका। या फिर दूसरा है वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन का पीपल के वेलफेयर के लिए था मोटिव। या फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर ब्रिटेन। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटेन था उसका अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उनका मेन मोटिव था, ना कि इंडिया का कुछ डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज। जो इंडिया का इकोनॉमी था ब्रिटिश रूल के टाइम में कैसा इकोनॉमी था? इंडस्ट्रियल था, सर्विस ओरिएंटेड था, एग्रीकल्चरल था या फिर कैपिटलिस्ट था? इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक रिसाइडिंग हियर मोस्टली दे रिसाइड्स इन रूरल एरियाज एंड देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वाज एग्रीकल्चर। जो भी हम लोग जीवन यापन करने के लिए जो भी वो लोग काम करते थे वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड काम करते थे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाएगा? जैसे फिशिंग, कैटल रियलिंग, बी कीपिंग, ये सब एक्टिविटीज़ ही करते थे। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम था और इंडस्ट्रीज जो था भी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था, मतलब जो हाथ से बनाया हुआ जो चीज़ें बनते थे वो सब चीज़ें ज़्यादातर लोग बनाते थे और ऐसा कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं था। सर्विस ओरिएंटेड ये सब भी नहीं था, कैपिटलिस्ट भी नहीं था। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन। विच सेक्टर एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थे वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व थे? तो अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें हम लोग देखे कि जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर था। तो इसमें भी वही है कि जो ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे। एग्रीकल्चर सेक्टर ही काफ़ी डेवलप था और उसके अलावा कोई भी सेक्टर वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, सर्विस नहीं था, माइनिंग करते थे बट थोड़ा बहुत करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। Which Indian industry suffered the most due to British policies? जैसे ब्रिटिश पॉलिसीज़, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनाई गई थी जो कि इंडिया के फेवर में नहीं थी। तो उसके कारण मतलब कौन कौन से जो इंडस्ट्रीज थे जो ज़्यादा हार्म जिनको पहुंचा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज़? आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडिया में हैंडलूम ये सब जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, लोग हाथ से बनाते थे चीज़ें।
तो वो काफ़ी पॉपुलर था। बट ब्रिटिश लोगों के आ जाने के बाद क्या हुआ कि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल्स अपने कंट्री में ले जा रहे थे और वहाँ से फिनिश गुड्स बना करके इंडिया के मार्केट में सेल करते थे, वो भी काफ़ी कम रेट पे। इसके कारण क्या होता था कि जो इंडियन मार्केट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वो लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो सफ़र किया था ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। इसके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिया जाता था कॉटन इंडस्ट्रीज़ या फिर जो भी इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स थे उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंपोज कर दिया जाता था। और टैक्स इंपोज करने के कारण क्या होता है कि कॉमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ करने के बाद क्या हुआ कि उसके मार्केट में डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगा, तो इसके कारण वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज कॉल्ड। जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन किया, बट उसका पूछ रहा है कि उसको बोलते क्या है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे या अर्बनाइजेशन कहेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे या ग्लोबलाइजेशन कहेंगे? उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। अगर नई नई इंडस्ट्रीज खुल रही है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है? जैसे रूरल से अगर लोग ज़्यादातर शहर की तरफ जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, उसको बोलेंगे अर्बनाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से लिंक कर देना, मतलब एक कंट्री को ओपन इकोनॉमी बना देना, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करना, जो एलपीजी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें समझेंगे अच्छे से कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिक्लाइन, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंडर colonial rule, India became an exporter of raw material and importer of। कॉलोनियल रूल के पीरियड में क्या हुआ था कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था। एक्सपोर्टर तो बना था, बट किस चीज का बना था? रॉ मटेरियल्स का बना था। और इंपोर्टर हो गया था किस चीज का? वो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इंपोर्टर किस चीज का था। रॉ मटेरियल्स का तो एक्सपोर्टर था, बट इंपोर्टर किस चीज का था? फूड ग्रेन्स, फिनिश्ड गुड्स, गोल्ड, सिल्वर। इसका आंसर हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स काफ़ी चीप रेट में ले जाते थे और अपने कंट्री में वो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पे कमोडिटीज़ को बनाते थे और उसी कमोडिटीज़ को वापस ला के इंडियन मार्केट में ही सेल करते थे, जिससे कि उनको ज़्यादा काफ़ी प्रॉफिट हो सके। और यहाँ का इंडियन का जो मार्केट है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उस पर काफ़ी मतलब बैड इम्पैक्ट पड़े, वो लोग सर्वाइव ना कर पाए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो यही है कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल्स का और इंपोर्टर हो गया था फिनिश्ड गुड्स का। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। बंगाल में कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था? इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या है? इसको एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बोलते हैं। जमींदारी सिस्टम में क्या देखते हैं कि इट इज अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर्स, ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। जमींदार्स क्या है? जमींदार्स वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। क्यों अपॉइंट किया जाता था? टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया था। किससे? फार्मर्स से। जमींदार्स जो थे वो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ था कि आप फार्मर्स से जितना चाहो, जैसे चाहो वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, बट आपको ब्रिटिशर्स को एक सर्टेन अमाउंट देना होता था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था कि अल्टीमेटली फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था कि मान लो कि अगर उनका कोई किसी साल वहाँ पे खेती नहीं हुआ, बट उस साल भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था तो जमींदार्स को।
तो इसके कारण उनको काफ़ी लोन लेना पड़ता था और फिर वो लोग एक तरह से मतलब उस वीसीएस सर्कल में फंस जाते थे। एक लोन वापस पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता था, दूसरा लोन पूरा करने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ता था, और लास्टली फिर क्या होता था कि वो अपना ज़मीन फिर छोड़ देते थे, ज़मींदार से उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे, वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाता था। तो यही है, ये बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, विच लॉ लाइक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। इसके अलावा ये सब भी थे बट ये ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं थे। इस चैप्टर में हमको जमींदारी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन है कि द जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो जमींदारी सिस्टम था वो कौन इंट्रोड्यूस किया था? इसको याद करने वाला है ये, इसको याद कर लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही है जो कि जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। विच क्रॉप वॉज इनकरेज्ड बाय द ब्रिटिश मेनली टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू देयर इंडस्ट्रीज? विच क्रॉप वॉज इनकरेज्ड बाय द ब्रिटिश? इसमें पूछ रहा है कौन सा क्रॉप जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको सप्लाई करने के लिए, जो इंडिया से बोला जाता था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करो एज अ रॉ मटेरियल उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा कॉटन। कॉटन वो लोग यूज़ करते थे एज ए रॉ मटेरियल्स और इससे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और इंडिया में ला के बेचते थे। कॉटन को हम लोग कैश क्रॉप्स के भी अंदर आएगा, इसको कैश क्रॉप है। कॉटन क्या है? कैश क्रॉप है। और ये राइस वीट और पल्सेस, ये सब जितने भी हैं वो सब फूड क्रॉप्स के अंदर आएंगे। कैश क्रॉप्स के अलावा, कॉटन के अलावा जूट, इंडिगो, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग फोर्स करते थे इंडियंस को कि आप ये सब चीज़ का प्रोडक्शन करें, जूट का, इंडिगो का, कॉटन का। ये सब सारे क्या है? कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको कॉमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं। जैसे पहले क्या था कि इंडियन जो थे वो सब्सटेंसिव फार्मिंग करते थे। सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? द फार्मिंग विच इज़ डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो लोग जितना भी मतलब प्रोडक्शन करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, ना कि उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब मार्केट में सेल करने के लिए नहीं, खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे। बट जब ब्रिटिश रूल आया, यहाँ पे कॉलोनियल रूल आया, तब वो लोग क्या किए कि जो इंडियंस थे उनको फोर्स किए कि आप इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग you do like commercial farming. In commercial farming you have to like grow jute, indigo, cotton, like this kinds of crops. क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करके वो लोग लाइक यहाँ से रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में इसको ले जाके ब्रिटेन में वहाँ से फिनिश गुड्स बना करके वापस इंडिया में उसको सेल करने के लिए। इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? जैसे टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे निकलता है पर कैपिटा इनकम, मतलब पर हेड इनकम कितना हो रहा है वो। तो वो पूछ रहा है कि इंडिया का जो पर हेड इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, वो ब्रिटिश रूल में कैसा था? क्या वो इंक्रीज कर रहा था, कांस्टेंट, स्टैग्नेंट था, या फिर डबल्ड हो गया, या फिर वॉज द हाईएस्ट इन एशिया? तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो हम लोग समझ चुके हैं अभी तक इतना क्वेश्चन करते हुए, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही थी इंडिया उस टाइम पे। तो वो इनकम उस समय बढ़ नहीं सकता है, तो वो रिमेंड ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट कहने का मतलब कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं देखा जा रहा था। तो ये हो गया कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था। पर कैपिटा इनकम और जीडीपी दोनों अलग चीज़ है, दोनों को मतलब एक जैसा आप लोग समझने का मतलब कोशिश ना कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन होता है और टोटल इनकम होता है, जैसे टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम के बारे में, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम में काफ़ी स्टैग्नेंट हो गया था, बढ़ नहीं रहा था। Who made the first systematic attempt to estimate India's national income? इंडिया का नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कौन जो थे वो पहला अटेम्प्ट किए थे, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंडिया का फर्स्ट टाइम जो नेशनल इनकम है वो फाइंड आउट करने का कोशिश किए थे।
द लिटरेसी रेट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अप्रॉक्सीमेटली, जो इंडियाज़ का लिटरेसी रेट था वो कितना था, पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो काफ़ी कम था, जो कि 16% का अराउंड था, 16% से भी कम था। इसमें जो फीमेल लिटरेसी अगर देखा जाए तो वो इससे भी ज़्यादा कम था, अराउंड लाइक 7-8%। तो वो ध्यान रखना है, 16% एंड फीमेल का 7-8% के आसपास। विच मॉडर्न इंडस्ट्री शोड सम ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कौन सा मॉडर्न इंडस्ट्री जो था वो ग्रोथ दिखाया था ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो उसका आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील जो टिस्को कंपनी है, टिस्को कंपनी काफ़ी पुरानी है, वही ब्रिटिश रूल के टाइम में ये थोड़ा ग्रोथ दिखाई थी आयरन स्टील कंपनी, अपार्ट फ्रॉम लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पहले था, बट जब अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात कर रही है किया जा रहा है तो यहाँ पे इंडियन लाइक आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब में ग्रोथ नहीं देखा गया था। टाटा आयरन, देखो आगे क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है इसका कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1907 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। जमशेदजी ताजा, जमशेदपुर को बोलते हैं हम लोग, वो वहीं पे हुआ था। द ईयर 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया बिकॉज, तो इससे जैसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, तो वहां पे ईयर से क्वेश्चन आया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1921 ध्यान में रखेंगे कि 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, इट मार्क द स्टार्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू डिक्लाइनिंग डेथ रेट। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, देखो इसको थोड़ा समझ लेते हम लोग। 1921 ये मान लिए यहाँ पे एक ईयर हो गया, ठीक है। इससे पहले का टाइम चलते हैं यहाँ, ये बर्थ रेट काफ़ी हाई था, उसके साथ साथ डेथ रेट भी काफ़ी हाई था। बट आफ्टर 1921 we saw that birth rate continues to increase but death rate started declining। क्यों, क्योंकि उस समय तक हमारा जो लाइक हेल्थ इंडस्ट्रीज था, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ थे वो बढ़ चुके थे, इसके कारण जो डेथ रेट थी वो कम हो गई थी और बर्थ रेट में कमी नहीं देखा जा रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया। तो इसीलिए इस ईयर को हम लोग मार्क करते हैं एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक देखा गया था, चेंज, तो ये ध्यान में रखना। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर, जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो ईयर पूछा जा रहा है कब चली थी, 1853 में चली थी। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, इंडिया में जो ट्रेन है वो इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इंट्रोड्यूस्ड पूछे तो वहां हो जाएगा 1850, बट अगर पूछे फर्स्ट ट्रेन तो वो हो जाएगा 1853। जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1850 में, बट तुरंत से ट्रेन नहीं चली थी, ट्रेन चलने में समय लगी थी, वो 1853 में चली थी। कब, कहाँ से कहाँ चली थी, लाइक मुंबई टू थाने, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो भी ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया कनेक्टेड, जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो इंडिया को कनेक्ट कहाँ से कहाँ तक कर रही थी, कहाँ से कहाँ, बॉम्बे टू थाने कनेक्ट की, और वो 34 किलोमीटर चली थी। ट्रेन का नाम ब्लैक बॉडी था, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 18th नंबर क्वेश्चन, रेलवेज इन इंडिया वर प्राइमरली डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश टू। अच्छा हाँ, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट किए थे, वही लोग डेवलप किए थे, बट उनका प्राइमरी मेन रीज़न क्या था कि क्यों डेवलप किए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो इसका हो जाएगा सी आंसर, सर्व ब्रिटिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट, कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, कॉमर्शियल इंटरेस्ट कहने का मतलब जो ट्रेड कर रहे थे इंडिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसके लिए डेवलप किया गया था, सो डैट कि इंडिया से मतलब वो जो रॉ मटेरियल्स है वो उसको ईजिली अपने कंट्री में ले जाया जा सके, और वहाँ जो ब्रिटिश ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं उसको ला के इंडियन मार्केट में सेल किया जा सके। इस पर्पज से वो बनाए थे रेलवे नेटवर्क, ना कि इंडियन के बेनिफिट के लिए। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सोड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? जैसे हम लोग 3 सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर के बीच में कैसा स्ट्रक्चर कैसा था? मतलब बैलेंस था या फिर थोड़ा ऊपर नीचे था, ग्रोथ कैसा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। तो इसमें डोमिनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का कोई डोमिनेंस नहीं था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं था, हैवी, आंसर हो जाएगा हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो लोग थे एग्रीकल्चर पे ही काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ ये सब नहीं थी, ना ही सर्विस सेक्टर उतना कुछ ज़्यादा डेवलप था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर काफ़ी कम डेवलप्ड थे। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर कॉज ऑफ इंडियाज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में मेजर कॉज क्या था? जो इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था काफ़ी पुअर था, उसका मेजर कॉज क्या था, ये क्वेश्चन है। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा इसका आंसर। क्या था कि जो कॉलोनियल रूल्स बनाए गए थे वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने बेनिफिट के लिए बनाए थे। इसमें क्या होता है कि हैवी टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, किस पे? इंडिया के जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उस पर हैवी टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, और अपने जो उनके प्रोडक्ट्स थे उस पर नो टैरिफ, कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जा रहा था। इसके कारण उनके जो प्रोडक्ट थे वो कंपैरेटिवली चीपर हो जा रहे थे इंडियन के, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे, और उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, और इंडिया का मार्केट ऐसे करके धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था। तो ये है मेजर कॉज, जो इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी पुअर होने के कारण। तो हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन में इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे। आप वीडियो के कमेंट में बताओ कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।